तो आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का 33वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। बताइए। अगर हम विटामिन बेरी रोग की बात करें तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ये भी जानिए, ये होता है थायमीन। कई बार पूछा गया है। थायमीन के अलावा ये जो फल, चावल, मांस, अंडा, दूध, सोयाबीन होता है या फिर जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर हम विटामिन ए की बात कर लें तो विटामिन ए की कमी से होता है, इसका पहले रासायनिक नाम जानिए, ये होता है रेटिनॉल। ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है ये होता है रतौंधी। इसके अलावा ये जो हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं, गाजर होता है, पका हुआ पपीता होता है, पका हुआ आम, दूध, फल, इनमें पाया जाता है। और इसमें रतौंधी में क्या होगा कि व्यक्ति को रात में कम दिखाई देता है एक नॉर्मल व्यक्ति के, या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है यह है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। इसका अणु सूत्र है C6H8 और O6। इसके अलावा जो विटामिन B12 होता है ये साइनोवायलिन इसका रासायनिक नाम है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। अगला है कि मेढक के दांत होते हैं, ये है आपके विकल्प। देखिए, जैसे दांतों की प्रकार होता है, जैसे कि अगर आप इंसानों में देखेंगे तो जो दांत होते हैं मसूड़ों में धसे होते हैं मनुष्य में, तो इस तरह करके दांतों के कई नाम रखे गए हैं। तो अगर आप इंसानों को देखेंगे तो इंसानों को कहते हैं थेरोडोंट, लेकिन यहाँ तो मेढक का पूछा गया है, इसका होगा होमोडोंट। होमोडोंट में जैसे आप मेढक के दांत देखते हैं इसी तरह छिपकली के भी दांत होते हैं, यानी कि छिपकली या फिर मेढक किसी का भी पूछा जाए सही उत्तर होगा होमोडोंट। इंसान का होता है थियोडोंट। अगला है कि स्टार्च से क्या संबंधित है, बताइए। देखिए, स्टार्च कहने का ये मतलब है कि इसका मतलब होता है ग्लूकोज। इसका अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यह है C6H12 और O6। इसके अलावा जो फ्रक्टोज होता है, ये जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। हालांकि जो कृत्रिम रूप से मीठा होता है जिसको हम सैकरीन बोलते हैं, तो इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो सुक्रोज को जानिए कि सुक्रोज 3 तरह का होता है, इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज पाए जाते हैं। अगला है कि दांत का शिखर बना होता है किसका। इंसानी दांत के बारे में बात हो रही है। जो पिक पॉइंट होता है उसके बारे में कहा गया है, जो कि बहुत मजबूत होता है, और ये होता है डेंटिन। डेंटिन होता है। और जो दांत का जो बाहरी परत होता है ना, उसको हम इनेमिल कहते हैं। इनेमिल आपके शरीर का सबसे कड़ा भाग होता है, इससे कड़ा कोई भाग आपके शरीर में नहीं होता है। अगला है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको 5 सेकंड मिलेगा। देखिए, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और ये पाया कहाँ जाता है, तो जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब कि रक्त का थक्का जमता है। ठीक है। और ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें तो ये जनन शक्ति में कमी को पूरा करता है, और विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत करता है। अगला है कि पेप्सिन क्या होता है। आपके 4 विकल्प। ठीक है, पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है। ठीक है। इसको पेप्टिक सेल के द्वारा बनाया जाता है। ये पेप्टिक सेल जो होती हैं आपके शरीर में, उनके द्वारा ये निकलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है पेप्सिन।
अगला है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है। मतलब कि जब जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन बनता है कहाँ पे, यकृत में, लेकिन ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछा गया है। स्टोर होता है लीवर यानी कि यकृत और मसल्स में। जो भी आपकी मसल्स हैं वहां पे जब ग्लाइकोजन बन जाता है तो वहां पे इसका स्टोर होता है। और देखिए अगर यकृत की बात करें तो ये सबसे बड़ा, मतलब कि ये बहिस्राविक ग्रंथि है ऐसी जो कि सबसे बड़ा होता है। अगर यकृत में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है। इसके अलावा लीवर की बात कर रहे हैं तो लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, ये भी जानिए। लीवर कई विषैले पदार्थों को विषहीन बना देता है, जैसे कि यहाँ पे यूरिया मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा तत्व है दंत इनेमिल को कठोर बनाता है। दांत के इनेमिल को कौन कठोर बनाता है। ये होता है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है ना आपके दांत के इनेमिल को शरीर का सबसे कठोर भाग बनाता है। इसके अलावा दांत में कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी थोड़े पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम का अधिकतम प्रयोग पेशियों के संकुचन में होता है। रक्तदाब को ये नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। पित्त का मुख्य कार्य, देखिए यहाँ पे पूछा गया है पित्त का मुख्य कार्य, तो 4 विकल्प थे आपके स्क्रीन पे, और इसका मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। आगे बढ़ते हैं, ये 10वां क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे पहले इसे शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े। और हर रोज शाम को आप इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। जीके जीएस में आप देखेंगे तो वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और ये जो साइंस की बात करें तो साइंस के भी लगभग 4000 क्वेश्चन हम कवर कर देंगे, जो कि आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी से। सही उत्तर होगा विटामिन ई की कमी से। देखिए विटामिन ई की कमी से जो भी पुरुष और महिलाएं हैं उनमें जनन क्षमता की कमी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन ऐसे विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, कौन ऐसे विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। देखिए पानी में जो घुलने वाले विटामिन है, अगर इनकी मात्रा आप अधिक लेंगे, एक्स्ट्रा डोज लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके शरीर से फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो वसा में घुलने वाले विटामिन है, अगर आप इसका एक्स्ट्रा डोज लेते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम भी देगा। जिस तरह विटामिन जरूरत होती है उसी तरह आपको प्रॉब्लम भी देता है। अब पानी में घुलने वाले कौन है, तो बी और सी। मतलब कि अगर आप खट्टे फल ज़्यादा खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर आपने विटामिन ए ज़्यादा ले लिया, या फिर ई ज़्यादा ले लिया, या फिर डी ले लिया, या फिर के ले लिया, तो ये एक सीमा तक फायदा तो करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये स्टोर होने लगेगा आपके फैट में, और जब इसकी मात्रा अधिक होगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। अगला है कि विटामिन की खोज किसने की थी। बड़ा सिंपल सा लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, कई बार पूछा गया है। अगला है कि डीएनए में क्या होते हैं। डीएनए, देखिए डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये 2 पॉलीओटाइड्स के बने होते हैं। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। सही उत्तर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि लीवर के द्वारा जो पित्त रस बनाया जाता है ये पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। ये आपके 4 विकल्प हैं। देखिए इसके लिए सही होगा सिस्टिक डक्ट। जो लीवर में पित्त रस बनता है ये पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड,
इसके लिए सही उत्तर होगा माल्टोज। जो माल्टोज है ये डाइसैकराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ये होता है स्ट्राडाइल। स्ट्राडाइल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे नुकसान हैं। अगर ये कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा होगा तब आपको हार्ट के जो भी रोग होते हैं जैसे कि अटैक या फिर ब्लॉकेज इस तरह के रोग लेकर आता है। लेकिन एक सीमा तक कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सही उत्तर होगा एस्ट्राडाइल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन। सही उत्तर होगा कैसीन। देखिए अगर जो दूध में जब आप रंग देखते हैं जो कि उजला किस्म का होता है, कभी कभी इसमें पीला मिलता है, तो जो पीला वाला होता है ये कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन जो उजला वाला होता है ये कैसीन के कारण होता है। तो कैसीन प्रोटीन मतलब जो कैसीन होता है इसमें कैल्शियम और कैल्शियम का जो पहला कैसिनेट होता है ये पाया जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम कैसीन रखा गया है। अगला है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? मतलब कि देखिए आपके शरीर में दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो पूछा गया कि छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में, ये होता है आपके छोटी आंत में। जो प्रोटीन होते हैं इनका अमीनो अम्ल में ये टूटना वाला जो काम होता है ये होता है छोटी आंत में, क्योंकि यहाँ पे HCl काम करता है। HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? बताइए। सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है और मानव मूत्र में ये पाया जाता है, मछली के लीवर में भी ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का श्रवण मतलब कि चूसना, सक्शन, तो ये किया जाता है हमेशा और हमेशा अमाशय के द्वारा यानी कि स्टोमच के द्वारा, रेनिन। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह कौन है? निष्क्रिय अंगों का देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशिया और काक्षी अस्थि। जैसे क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरह के काम करते थे तो उनमें ये था, लेकिन अब जैसे कि पूंछ आप देखते हैं, पूंछ कई बहुत दिनों तक पूंछ रहा भी, लेकिन जब उसका यूज नहीं हुआ तो ये खत्म हो गया। उसी तरह जो भी ये आर्गन होते हैं ये अब निष्क्रिय हो चुके हैं और इनका नाम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, ये है ऑप्शन नंबर सी। आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर पाएंगे और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना होता है। पुनरुत्थान मिलता है किसमें? जो भी वैसे वर्ड है उनका इंग्लिश आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है। ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में मिलता है क्या? पुनरुत्थान मतलब कि रीजनरेशन, पुनः शुरू होना। अगला है कि समवृत्तीय अंग कहाँ पाए जाते हैं? एनालॉजियस ऑर्गन। एनालॉजियस ऑर्गन जो भी उड़ने वाले होते हैं ना, उड़ने में जो थोड़े हैवी किस्म के होते हैं उनमें पाया जाता है। देखिए मच्छर भी उड़ता है लेकिन मच्छर में ये नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है चमगादड़ में और तितली, दोनों के पंख में समवृत्तीय अंग यानी कि एनालॉजियस ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है? मतलब कि ऐसी बीमारी जो कि हार्मोन के लिए होती हो, हार्मोन के चलते होती हो। ये होता है घेंघा रोग। घेंघा रोग को अगर आप देखेंगे तो ये जो थायराइड ग्लैंडी होती है शरीर में, ग्रंथि होती है, उसी में घेंघा रोग होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके अलावा अगर आप टीबी को देखेंगे तो ये भी मतलब कि एक बैक्टीरिया कारण होता है, लेप्रेसी भी है और जुकाम भी है। अगला क्वेश्चन है कि डायवर्निज्म क्या है? डायवर्निज्म क्या है?
बताइए। सारे बायो के क्वेश्चन है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी जरूर। ये एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। डार्विनिज्म एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वो क्या कहलाता है? मतलब दोनों साथ रहेंगे लेकिन केवल एक ही को लाभ होगा, दूसरे को नहीं होगा, इसे कहते हैं कामेंसलिज्म। कामेंसलिज्म। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अपरदन, जिसको सॉइल इरोशन बोलते हैं, इसकी रोकथाम कैसे संभव है? देखिए, भूमि का मतलब कटाव रोकने के लिए अगर आप वृक्षारोपण कर देंगे तो इसको भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। सही उत्तर होगा पुनः वन रोपण। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन का सिद्धांत क्या था? बायोलॉजी में डार्विन का सिद्धांत अभी आपने देखा था, एक पिछला क्वेश्चन सेम उसी तरह का था, तो इसके लिए सही उत्तर होगा प्राकृतिक चयनवाद, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन। ये था डार्विन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन होता है? आर्कियोप्टेरिक्स। देखिए, अलग अलग चीजों का अलग अलग नाम है। अगर हम आर्कियोप्टेरिक्स बोल रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें सरीसृप होंगे और सरीसृप के अलावा पक्षी भी होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरणें को किस क्रिया से मतलब क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है तो इसमें क्या निकलता है, ये पूछा गया आपसे। ये होता है O3। मतलब जो भी सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन इसमें होता है और इसको जो हमारी ओजोन परत है धरती की, ये रोकती है ताकि जीव जंतु पौधे सेफ्टी रह सके। अगला क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ये होते हैं उत्पादक। मतलब कि वैसे उपभोक्ता जो कि सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, इनको हम प्राथमिक बोलते हैं। जो प्राथमिक वालों से प्राप्त करते हैं, इनको द्वितीयक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पौधे होते हैं ये केवल उत्पादक होते हैं, ये प्राथमिक या फिर सेकेंडरी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर जीव का और वातावरण दोनों का करेंगे तो इसको हम कहेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? जैसे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसको कई सेक्शनों में बांटा गया है। सही उत्तर होगा एजवायक काल, एजवायक टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है कि इसको हम आर्कियन काल के नाम से भी जानते हैं और इसमें चट्टान और जीवाश्म के बारे में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी भी जीवन का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है। अगला है कि उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत था इसको कौन दिया था? उत्परिवर्तनवाद, इसको दिया गया था डी ब्रिज के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन होता है। ये क्वेश्चन फिजिक्स और बायो दोनों जगह पूछा जाता है, तो बताइए। (10⁻⁻⁶) मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सारे जो विकल्प हैं सारे mm में हैं और इसके लिए सही उत्तर होगा पहला, यानी 1/1000 मिमी। मतलब कि ये मीटर में 10⁻⁻⁶ होता है, लेकिन mm में 10⁻⁻³ होगा। अगला है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन जो होता है, म्यूटेशन, उसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका कारण होता है क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है कि पैलेंटियोलॉजी, इसका अध्ययन जब आप करते हैं तो आप किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? जो भी पुरानी हड्डियां होती हैं उनका अध्ययन कहलाता है पैलेंटियोलॉजी, मतलब कि जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? गोल्डन टाइम डायनासोर का। ये होता है मोसोजोइक काल। मोसोजोइक काल, मोसोजोइक ईरा, इसको हम गोल्डन टाइम बोलते हैं डायनासोर का, मतलब कि यहाँ पे इनकी ज्यादा प्रगति हुई। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? जीवन के बारे में सबसे पहले पता चलता है प्री कैम्ब्रियन में। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ये थे क्रैमगनान मानव। क्रैमगनान मानव ये आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई है? मानव की उत्पत्ति हुई है प्लायोसीन में। जो प्लायोसीन युग था, लगभग ये अब से अगर आप देखेंगे तो 60 मिलियन ईसा पूर्व, उस समय मानव की उत्पत्ति हुई है। अगला है कि चट्टान पे रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किसने की? मतलब मानव ने ही किया, लेकिन किस मानव ने? क्योंकि कई मानव आप पढ़ते हैं, जावा मानव पढ़ते हैं, क्रैमगनान मानव पढ़ते हैं, पिकिंग मानव भी पढ़ते हैं, लेकिन ये किया गया क्रैमगनान मानव के द्वारा। अगला है कि आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? देखिए, आयोडीन लेना शरीर के लिए एक जरूरी है, लेकिन आयोडीन का अगर एक्सेस मात्रा में आप यूज करते हैं तो ये नुकसान भी पहुंचाता है। यहाँ पे भूमिका के बारे में पूछा गया है, तो जो भी आपकी थायराइड ग्रंथि होती है, इनके कार्य करने को ये नियमित करता है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। मानव विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ था? मानव का विकास कहाँ हुआ था? ये हुआ था एशिया में, लेकिन मध्य एशिया में। मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? मतलब सबसे निकट वाला, आधुनिक मानव के जैसा दिखने वाला। ये होता है गोरिल्ला। गोरिल्ला आधुनिक मानव का सबसे नजदीकी संबंधी है। अगला है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस रोग गर्भपात कर सकता है? मतलब कि इनमें से क्या होगा, कौन सी कंडीशन होगी तो गर्भपात हो जाएगा? अगर पति का RH+ होगा और पत्नी का RH- होगा तो गर्भपात होने के चांसेस होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। RH फैक्टर आपने पढ़ा होगा। अगला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन आप कह सकते हैं, जो पालक में पाया जाता है, और आयरन का इसमें है Fe+। Fe की कमी से एनीमिया होता है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? कैसा क्रम है? क्या यह गोलाकार है, या फिर स्पाइरल है, या फिर लाइनर है? तो यह है लाइनर, मतलब कि रेखाकार। अगला है कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। जैसे कि सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो किसको किसका दिया जाता है? तो यहाँ पे पूछा है कि जिसका AB है ये किसको दे सकता है?
देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब ये किसी का ले सकता है, ठीक है, लेकिन देगा केवल ए बी को। उसी तरह ओ होता है, यह किसी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है इसको। अगला है कि निम्नलिखित में से लिंग संलग्न यानी कि सेक्स लिंक रोग क्या है, कौन है? मतलब कि पिता में है तो बेटे में हो सकता है, इस तरह पीढ़ी दर वाला। ये है कलर ब्लाइंडनेस, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोगों को है और इसका उतना अच्छा इलाज नहीं हो पाता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।